गुड इवनिंग सर। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। कंप्लीट हो गया, कुछ रह गया था उसमें। तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या रह गया है उसमें। सिग्निफिकेंस ऑफ साई और सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, ये हो गया था ना। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। आते हैं आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वालों को पढ़ना है हिस्ट्री। थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हम समझ लेंगे कि क्या है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये पढ़ना है, क्वेश्चन पूछता है मेंडलीव से। यूज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड मोजलेस पीरियोडिक टेबल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शिल्डिंग इफेक्ट। उसके बाद जो फोर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। लास्ट में हम लोग पढ़ना होगा डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर को इतने पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है क्लास 10 से रिलेटेड है। तुम लोगों ने क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, है ना। बिल्कुल वही सब चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ अलग से नहीं है। जो अलग से है वो बताया जाएगा। तो क्लास 10th में सबने पढ़ा था कि नहीं बेटा? पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ा होगा, भूल गया होगा दूसरी बात है ना। यस सर। हाँ, तो सब लोग यस नो बोलते रहो बेटा, ताकि मालूम चले कि हाँ स्क्रीन चल रहा है मेरा। तो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें दो मॉडल को पढ़ना है। पहला है डोबरनियर ट्राइड्स, दूसरा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके डिटेल में नहीं जाना है क्या होता है, बस इतना समझ लेना है। ठीक है, यहाँ दिया गया है ऑल अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वेयर बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक वेट्स। तो यहाँ पर दो मैंने लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी में केवल दो ही दिया गया है। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उतना हम लोग पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है फिलहाल के लिए। ठीक बेटा, पहला है डोबरनियर ट्राइड्स। तो डोबरनियर ने क्या बनाया बेटा? एलिमेंट्स का कुछ ट्राइड्स बनाया था। अब बोला था कि जो बीच का एलिमेंट्स होगा उसका एटॉमिक मास ऊपर और नीचे वाले का अर्थमेटिक मीन होगा। जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो, तो यहाँ पर जो ट्राइड्स बनाया गया है ना। तो ये जो ट्राइड्स है लिथियम सोडियम पोटेशियम का, दिख रहा होगा ट्राइड्स, है ना। लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मासेस है, तो तुम बात करो एटॉमिक मास का, तो जो एटॉमिक मास होगा, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो जो ट्राइड्स है लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 7 है। सोडियम पोटेशियम का 39। जो सोडियम 23 है, 23 क्या होगा बेटा? अर्थमेटिक मीन्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड सोडियम। तो सोडियम और लिथियम का जो तुम एटॉमिक मास का मीन लोगे, तो लिथियम का 7 है, सोडियम का 23। इसका हाफ करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 39 आ जाएगा सर, 23 आ जाएगा। ठीक है, 39 है। ठीक है, 39 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो ये 23 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये डोबरनियर ट्राइड्स है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे यहाँ दिया गया डोबरनियर क्लासिफाइड द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। He could succeed in making only a few triads
सबका नहीं बना पाया, जितने भी एलिमेंट सबका ट्राइड्स नहीं बना पाया, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का ट्राइड्स बन पाया। इन द ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल elements was the arithmetic mean of the atomic weight of the other two. Some of the triads are under. The major drawback of Dogger-Near's classification was the concept of triad could be applied only a limited number of elements. तो ये मेजर ड्रॉबैक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा सबने? यस सर। ओके, आगे देखो यहाँ पे लिखा गया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स ने भी कुछ बताया है ना। तो न्यूलैंड्स ने क्या बोला बेटा, तो जिस तरह से संगीत में 7 नोट्स होते हैं ना, म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं, सारे गामा पा धा नी या फिर ABCDEFG, है ना। तो ये होता है क्लासिकल जो भी म्यूजिक तुम लोग सीखा होगा बेटा, उसमें होगा नोट्स। उसी तरह से यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में भी उसी तरह से ऑक्टेव बनता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जो 8th एलिमेंट है, जो 8वां एलिमेंट होगा सोडियम, वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच करेगा। तो यही है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो यहाँ दिया गया है ना, द न्यूलैंड्स पॉइंटेड आउट if the elements are arranged in order of their increasing atomic weights, every 8th element had similar property to the first one, like the first and 8th note in the musical scale. For example, this नीचे टेबल दिया गया है, ठीक है। This generalization was also discarded since it could not be applied to the element having atomic weight greater than that of calcium, that is 40 AMU. Furthermore, with the discovery of the noble gas, property of 8th element were no longer similar to the first one. तो ये सब मेजर ड्रॉबैक है, इसलिए ये भी डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ना है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये सब जो ड्रॉबैक था उसको ओवरकम करने के लिए मेंडलीव आए बेटा, ठीक है। तो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ लाया अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो ग्रीन कलर मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर, समझ में आ रहा होगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। यह है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो किसी भी एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक वेट का फंक्शन होता है, ठीक है। और इसी पर मेंडलीव ने अपना टेबल बना दिया, ठीक है। और उसको तुम बोलोगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहाँ बना हुआ है। तो ये बहुत ही पुराना मेंडलीव्स का टेबल था। तो यहाँ तुम देखोगे कि कुछ ग्रुप्स बना हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 ग्रुप यहाँ पर है। और देखोगे तो कुछ हॉरिजॉन्टल रोज बना हुआ, ठीक है। ये रो है। तो कितने रो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हॉरिजॉन्टल रो बना हुआ है, ठीक है। तो जो वर्टिकल कॉलम था इस टेबल में, उसको ग्रुप बोला गया। जो हॉरिजॉन्टल रो है एलिमेंट्स का, उसको पीरियड्स बोला गया, ठीक है। जो ग्रुप है, ग्रुप को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे ग्रुप 1 2 पार्ट में है, ग्रुप 1A, ग्रुप 1B। उसी तरह से जो सेकंड ग्रुप है वो भी AB, मतलब जितने भी ग्रुप यहाँ दिख रहा है बेटा 7 ग्रुप, वो सब 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो 8th ग्रुप है, तो जो 8 वाला है, वो AB में क्लासिफाइड नहीं है, ठीक है। AB उसमें नहीं है, बाकी सब में AB ग्रुप दिया गया है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर इस साइड, देखोगे इस साइड, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप 1A में है। अगर ग्रुप 1B की बात करोगे तो 1B में जाएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हो गया ग्रुप फर्स्ट B में। इस तरह सेकंड A और B में देखोगे तो A में क्या है, जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है ये सब है, ये सब सेकंड A में आएगा। सेकंड B में क्या आएगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इसी तरह से थर्ड में भी देखोगे, फोर्थ में जितने भी ग्रुप दिख रहा है वो A और B में डिवाइडेड है, एक्सेप्ट ग्रुप 3,
ग्रुप 8 में देखोगे 3 एलिमेंट एक साथ रखे गए हैं। ग्रुप 8 में देखो ए बी सी यहाँ पर नहीं है। तो ग्रुप 8 में देखोगे आयरन कोबाल्ट निकिल एक साथ रखा गया है, ठीक है। रुथेनियम रुहेडियम और पैलेडियम एक साथ रखा गया है। ऑस्मियम पोटेशियम प्लेटिनम एक साथ ग्रुप 8 में रखा गया है, ठीक है। तो नीचे कुछ दिया गया है इसके बारे में, जो तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, उसको हम लोग रिपीट कर लेंगे यहाँ पर। मेंडलीव्स अरेंज द डिस्कवर्ड 63 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज। तो जबकि यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, एक और होगा यहाँ पर 7, ठीक है। 7th हॉरिजॉन्टल रोज known as Mendeleev's known as period and 8 vertical columns known as number 1 to 8, ठीक है। तो known as group numbered 1 to 8। तो कुछ सजेशन है यहाँ पर। Mendeleev suggested he excluded certain element and assigned them a separate independent position. The leaving gap of the then लिखा कुछ यहाँ पे मिसिंग है, लिविंग गैप फॉर द देन डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो कुछ गैप यहाँ पर छूट गया था कुछ एलिमेंट में। यहाँ पर देखोगे यहाँ पर तो नहीं बना, ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, तो कुछ गैप वहां पर था, ठीक है। तो उस गैप में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट था, बोला था कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट है जो मिसिंग है, बाद में डिस्कवर होगा तो उसको यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। कुछ गैप उसको उसने छोड़ दिया था। When the property of element did not correspond to what is expected of the group, they were named as prefix eka to the preceding element, like eka boron। eka boron किसका नाम बेटा? सिलिकॉन। eka सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। eka अल्युमिनियम मीन्स गैलियम। eka मैग्नीज मीन्स टाइटेनियम, टेक्नीशियम। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर यूजेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यूजेज क्या है यहाँ पर? तो पहला तो यूज तुम्हें मिल गया होगा यहाँ पे। सबसे पहला जो यूज है इसका, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। तो जितने भी एलिमेंट बिखरा पड़ा था 63 एलिमेंट, जिस समय 20th पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय केवल 63 एलिमेंट था, ठीक है, और पूरा स्कैटर्ड था। उसको यहाँ पर इसने क्लासिफाई कर दिया। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। नंबर 2, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। तो मैंने बताया था कि कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दिया था मेंडलीव ने, और बोला था कि वहां पर कुछ न्यू एलिमेंट्स होंगे जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स में इसमें हेल्प किया यहाँ पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 2 consecutive member differ by 2 or 3 units in the atomic weights. Where this gap was more, the gap were left in the periodic table. Mendeleev's defects of Mendeleev's periodic table. जो डिफेक्ट्स है इसको देखो। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, ठीक है। हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो अनसर्टेन था, फिक्स नहीं था। ग्रुप 1 में भी है, 1A में भी है हाइड्रोजन, और 7th A में भी रखा गया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस विथ बोथ द ग्रुप, नो सेपरेट पोजीशन आर गिवन टू आइसोटोप्स, ठीक है। तो जो आइसोटोप्स है, आइसोटोप को एक ही माना गया क्योंकि उसका जो एटॉमिक मास है सेम हो गया। और जबकि मेंडलीव ने बोला था अगर एटॉमिक मास सेम तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, जबकि ऐसा है नहीं। तो जो आइसोटोप को एक साथ ही रख दिया गया। अगर एटॉमिक मास सेम तो एक पोजीशन रख दिया गया। थर्ड, इट इज नॉट क्लियर टू विच ग्रुप लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स बिलोंग टू। उस समय तो लैंथेनाइड था ही नहीं, है ना, तो उस समय डिस्कवर ही नहीं हुआ था। फिर बाद में जब डिस्कवर हुआ तो समझ में नहीं आया साइंटिस्ट को कहाँ पर रखा जाए, किस ग्रुप में रखा जाए। फोर्थ, although there is no resemblance except a valency of group first A and first B, जो A और B है उसमें केवल वैलेंसी का सिमिलरिटी है और कोई सिमिलरिटी नहीं है। They have been put in the same group, सेम ग्रुप में रखा गया। जो A और B एलिमेंट्स देखोगे यहाँ पर, तो कॉपर और पोटेशियम का कोई सिमिलरिटी नहीं है, कॉपर और ग्रुप 1 का। उस तरह जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों का सेकंड ग्रुप से कोई रिजेम्बलेंस नहीं है,
जबकि इन सब एलिमेंट्स को ग्रुप 2 में एक साथ रखा गया है या फिर ग्रुप 1 में एक साथ ए और बी को रखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है Yes, सब sir. चीजें? यस बोलो। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट strictly followed in the arrangement of elements in the periodic table. For example, cobalt, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पर एटॉमिक वेट दिया गया 58.9, निकिल का है यहाँ पर 58.7। ठीक है, तो निकिल के बाद कोबाल्ट देखो यहाँ पर 58.9 है, तो ये बिगर नंबर है। ठीक है, ये छोटा नंबर है, तो निकिल के बाद कोबाल्ट आना चाहिए, जबकि कोबाल्ट को पहले रखा गया, निकिल को बाद में। और इसका रीजन नहीं बोला, क्या रीजन है कि कोबाल्ट को पहले रखा गया निकिल से। ठीक है, उसी तरह से जो आर्गन है और पोटेशियम है, उस समय तो जो आर्गन था डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, बाद में इनर्ट गैस डिस्कवर हुआ बेटा, इनर्ट गैस का। तो फिर भी ये समझ में नहीं आया लोगों को कि क्यों आर्गन को पहले रखा गया, पोटेशियम को बाद में। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो तुम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. Yes, sir. जो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे लॉन्ग फॉर्म। तो जो पीरियोडिक टेबल था इसमें कुछ ड्रॉबैक था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल आया बेटा यहाँ पर, उसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियोडिक टेबल या फिर मोजलेज पीरियोडिक टेबल। साइंटिस्ट थे मोजले। ठीक है, इन्होंने अपना लॉ दिया और अपने लॉ से बनाया यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इस समय जो पीरियोडिक टेबल चलता है बेटा, उसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखो यहाँ पर। तो मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया गया, जो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया गया। ठीक है, जो एक्सरे है, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होगा, तुम लोगों ने यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो अगर कोई यहाँ पर हैवी मेटल है, यहाँ पर तुम लाइट को, हाई एनर्जी लाइट को तुम यहाँ पर कोलाइड कराओगे, तो यहाँ से एक्सरे निकलता है, एक्सरे। ठीक है, तो जो एक्सरे है वो मेटल डिपेंड करेगा, कौन सा मेटल है उस मेटल पर डिपेंड करेगा। तुम्हें नहीं पढ़ना कि यहाँ पर एक्सरे कैसे बनता है। ठीक है, क्योंकि ये फीस में बताया जाएगा। तो बस ये जान लो कि जो यहाँ पर मेटल लगा हुआ है, मेटेलिक प्लेट है, ठीक है, उस मेटेलिक प्लेट से एक्सरे निकलता है। अगर तुम इस मेटेलिक प्लेट को चेंज कर दोगे तो जो एक्सरे का एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहे थे मोजले। तो मोजले स्टडीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कोलाइड किया गया। ठीक है, यहाँ पर लाइट ना होकर क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा मेटेलिक सरफेस पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑन ए मेटल टारगेट, ही फाउंड दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी of X-ray square root of nu is directly proportional to the number of nuclear charge Z of the metal। ठीक है, उसने क्या डिस्कवर किया, इस रिलेशन को खोजा। रिलेशन क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड। जेड क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है वही था एटॉमिक नंबर। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को जेड बोला गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये रिलेशन उसने डिराइव किया, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए टाइम्स जेड माइनस बी, वेयर ए एंड बी, जो ए और बी है, ए और बी क्या है बेटा यहाँ पर, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट है यहाँ पर ए और बी। न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। जेड क्या है यहाँ पर, जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मोजले का क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। ए बी जेड और न्यू क्या है, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसका होगा बेटा, जो एक्सरे निकल रहा है इस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ए और बी कांस्टेंट है, जेड यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज है या एटॉमिक नंबर है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद
मोजले ने अपना लॉ दिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो मोजले पीरियोडिक लॉ है उसी को क्या बोलोगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो क्या है ये लॉ, नीचे तो लिखा गया है, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो मोजले में और उसमें डिफरेंस क्या है, दिख रहा है बेटा, पीरियोडिक लॉ ऑफ मोजले एंड पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सर उसमें एटॉमिक वेट हाँ, ये बहुत अच्छे से बताया गया क्लास 10 में, लगा तुम लोगों ने क्लास 10 बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऐसा मालूम चल रहा है। ठीक है, तो ये क्लास 10 में बताया गया, यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसमें एटॉमिक नंबर यूज किया गया है, जबकि मेंडलीफ ने क्या यूज किया था बेटा, एटॉमिक वेट यूज किया था। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, एटॉमिक वेट यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। ठीक है, if the elements are arranged in order of their increasing atomic numbers after a regular interval, elements with similar properties are repeated। यह है मोजलेज पीरियोडिक लॉ या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो आगे चलते हैं बेटा, इसको तुमने नोट कर लिया होगा यहाँ से यहाँ तक, मैंने फिर से नीचे स्क्रॉल कर दिया, तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, आगे यहाँ पर पढ़ना है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, तो उसका नेमिंग कैसे करोगे, तो ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये IUPAC नेमिंग है। तो IUPAC अप्रूव्ड द नेम्ड बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर 1, the name are derived directly from the atomic number using numeral roots for 0 and numbers from 1 to 9 and adding the suffix IUM। जितने भी मेटल है, जितने भी एलिमेंट्स है, उसके लास्ट में क्या जोड़ दोगे बेटा, IUM जोड़ दोगे। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होगा, नंबर होगा। नंबर 2 यहाँ पर दिया गया, सर्टेन केसेस द नेम आर सॉल्टेन, फॉर एग्जाम्पल बाई EM। ठीक है, अगर बाई के बाद IUM लगा हुआ तो बाई में भी एक आई आ गया, एक IUM जो लास्ट में सफिक्स में भी IUM आ गया। और अगर ट्राई IUM लिखा गया है तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो वावेल है, कॉन्सोनेंट वावेल तुम समझते होगे, जो डबल वावेल कहीं पर आ गया प्रीफिक्स और सफिक्स के बीच में, तो एक वावेल को डिलीट कर दोगे। ठीक है, तो इसको बोला गया यहाँ पर सॉर्टेन। इन सर्टेन केसेस नेम आर सॉर्टेन। ठीक है, तो जो रूट है, रूट यहाँ पर दिया गया है कि रूट क्या यूज करोगे। तो रूट्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो अगर यहाँ पर 0 है, 0 के लिए रूट वर्ड क्या है, नील, और इसका अब्रिविएशन स्मॉल n होगा। 1 के लिए अन, अब्रिविएशन U, मतलब जो फर्स्ट लेटर यहाँ पर है ना, रूट का जो फर्स्ट लेटर है वही अब्रिविएशन यहाँ पर है। ठीक है, तो नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और n, तो ये रूट वर्ड है। तो जैसे अब 101 का नेमिंग करना है, तो 101 में देखो जो नंबर है, पहले नंबर का नेमिंग करोगे। तो यहाँ पर जो नंबर को देख लो, तो जो नंबर यहाँ पर है, पहला नंबर क्या है, 1। ठीक है, 1 को तुम क्या लिखोगे, अन लिखोगे, तुमने अन लिख दिया। सेकंड नंबर 0 है, 0 को नील लिखा था, तुमने नील लिख दिया, अन नील। फिर लास्ट में क्या, जो लास्ट नंबर है वो भी अन है, 1 मतलब, 1 को तुम क्या लिखोगे, अन लिखोगे, अन। ठीक है, तो अन, नील, अन, और लास्ट में तुम सफिक्स जोड़ दोगे IUM, तो IUM सफिक्स हो गया। तो ये इसका रिकमेंडेड नेम है। ठीक है, रिकमेंडेड IUPAC नेम। इसका सिंबल क्या होगा, तो अन का इनिशियल U लिख दोगे, नील का इनिशियल N, और फिर अन है लास्ट में, तो अन, नील, अन, तो UNU ये सिंबल हो जाएगा। और इसका ऑफिशियल नेम मेंडेलिवियम है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंबल जो दिया गया है सिंबल MD। ठीक है, तो उसी तरह से हर एक एलिमेंट का तुम नेमिंग कर सकते हो।
कर सकते हो ना बेटा। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 107, तो अगर 107 इसका नेमिंग क्या होगा, तो 107 होगा अन, जीरो के लिए नील, ठीक है, अननील सेप्टियम। तो यहाँ पर एल मिस हो गया, एल लगा लेना, ठीक है, अननील सेप्टियम। उसी तरह से ये क्या होगा, ये होगा अननील ऑक्टियम, ये क्या होगा अननील एनियम, ठीक है। जो भी नेमिंग सर तुम कर सकते हो। तो सबको समझ आ गया बेटा आईयूपीएससी नेमिंग? यस सर। आईयूपीएससी नेमिंग सबको समझ में आ गया बेटा? चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग करके बताओगे। तुम बताओगे बेटा 115, ठीक है, 115 इसका रिकमेंडेड नेम क्या होगा? सर करके बताओ बेटा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अन, अन, फिर क्या बोलोगे बेटा? पेंटियम, है ना? यस सर। ठीक है, 5 के लिए पेंट यूज किया जाता है, पेंटियम, अन पेंटियम। तो यहाँ सिंबल क्या होगा? यू यू पी, ठीक है, यू यू पी। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ फेरिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो लॉन्ग फॉर्म फेरिक टेबल है कुछ इस तरह से दिखाई देगा, तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हारे पास बना भी है, ठीक है। जो बुक्स तुम केमिस्ट्री की लोगे तो केमिस्ट्री लगभग हर एक बुक में यह फेरिक टेबल बना होता है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा कुछ एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, तो उसको अलग अलग नेमिंग दिया गया है। तो इन दो ग्रुप को बोला गया है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, है ना। अगर तुम ग्रुप की बात करोगे तो यहाँ पर ग्रुप क्या होगा? ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो टोटल 18 वर्टिकल रो है, सॉरी वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम इसको ग्रुप यहाँ पर भी बोला गया, कोई छेड़खानी नहीं किया गया, ठीक है, ग्रुप बोल दिया गया। और जो हॉरिजॉन्टल रो है, यहाँ देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, तो टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रो है। ये बेटा ये अलग से मत जोड़ना, यहाँ पर ये 8 9 मत जोड़ देना, क्योंकि ये यहाँ पर था, इसको उठाकर यहाँ रख दिया गया। ये यहाँ पर था, मतलब 6 और 7 के अंदर ये है, ठीक है, ये अलग से नहीं है, ठीक बेटा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रो इसको क्या बोला गया बेटा? पीरियड्स बोला गया, ठीक है। जो तो 7 हॉरिजॉन्टल रो है यहाँ पर, पीरियड यहाँ पर 7 है, पीरियड में कोई चेंज नहीं हुआ। जबकि जो ग्रुप है, ग्रुप 8 से 18 ग्रुप हो गया, पहले केवल 8 ग्रुप था, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, इन दोनों को मिलाकर इसको बोला गया एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। 13 to 18 एलिमेंट दिख रहा होगा, 13 to 18, है ना, ग्रुप 13 to ग्रुप 18, इसको बोला गया पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, ठीक बेटा। बीच में यहाँ दिख रहा होगा ग्रुप 3 to ग्रुप 12, ग्रुप 3 to ग्रुप 12, यहाँ से यहाँ तक जो ग्रुप है इसको बोला गया, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप में उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। जो नीचे दिख रहा है यहाँ पर, है ना, इसको बोला गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, नीचे वाले एलिमेंट्स जो है, देख बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो कुछ नीचे चीजें दिया गया, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ एल्कली मेटल। तो जितने भी पीरियड्स है कहाँ स्टार्ट होगा बेटा? एल्कली मेटल। जो फर्स्ट ग्रुप है उसको एल्कली मेटल बोला गया, फर्स्ट को क्या बोला गया? एल्कली मेटल, ठीक है। जो लास्ट ग्रुप है उसको क्या बोला गया बेटा? जो लास्ट ग्रुप है ग्रुप 18 को क्या बोला गया? इसको नोबल गैस बोला गया, ठीक है, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब इनर्ट है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, ठीक है, ये सब इनर्ट गैसेस हैं।
आगे देखो क्या लिखा गया है, ईच पीरियड एंड्स विथ ए नोबल गैस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 1s2। निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का। आगे देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन period is equal to the number of necessary electron to acquire NH2 NP6 configuration in the outermost shell of first alkali metal of the period. First period contains 2 elements. तो बोला गया यहाँ पर कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ नेसेसरी इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड मे बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और सेवंथ जो है, जो सेवंथ पीरियड बेटा वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। सेकेंड पीरियड में 8, तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 इनकम्प्लीट। तो इस नंबर को बोला गया है बेटा मैजिक नंबर, ठीक है। ये नंबर क्या होगा? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, तो मैजिक नंबर है क्या एक्चुअली? मैजिक नंबर किस पीरियड में कितने एलिमेंट है यही रिप्रेजेंट करता है मैजिक नंबर, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया बेटा यहां से यहां तक? आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो किस तरह से एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन में पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो जो एलिमेंट है उसको SPDF 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ दिख रहा होगा तुम लोगों को एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, है ना। तो जो एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो मैंने क्लासिफाई किया S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक्स यहाँ पर है। तो किस रूल से यहाँ पे इसको क्लासिफाई किया गया, उसके पीछे क्या रूल यहाँ पर है ना। तो S ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है बेटा? जो S ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो S ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, कैसे मालूम चलेगा कि ये एलिमेंट S ब्लॉक है या F ब्लॉक है या D ब्लॉक है, ठीक है। तुम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जो भी एलिमेंट XYZ दिया गया हो उसका तुम क्या लिखोगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही होगा उसका ब्लॉक। मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल या S ऑर्बिटल में गया तो ब्लॉक क्या होगा एलिमेंट का? S ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबसेल में चला गया तो क्या बोलोगे? P ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबसेल में, D ब्लॉक एलिमेंट। F सबसेल में, F ब्लॉक एलिमेंट। इसे एक नंबर दे दिया गया, यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पर 37, ठीक है। 37 मैंने नंबर लिख दिया। अब तुम्हें नहीं मालूम 37 किस ब्लॉक में है, तो क्या करोगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद तुम देखोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में गया, तो जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तुम उसको बोलोगे, है ना, वही ब्लॉक हो जाएगा उसका, ठीक है। तो 37 देखोगे तो यहाँ पर आएगा 35, 36 और ये है 37 रुबिडियम, ठीक है। तो 37 हो गया रुबिडियम। तो रुबिडियम क्या है? S ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? S सबसेल में जाएगा या S ऑर्बिटल में जाएगा। तो ये समझ में आ गया बेटा किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं ब्लॉक को? यस सर। यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं यहाँ पर बोर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बोर्ड ने भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया, ठीक है। बोर्ड्स क्लासिफिकेशन क्या है? एलिमेंट्स में बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है।
यहाँ पर बोर्ड ने क्या बोला, ठीक है, तो एलिमेंट्स में बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स on the basis of number of incomplete cells present in them। अगर जो सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, अगर जो सेल है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है एलिमेंट का, तो तुम उसको क्या बोलोगे बेटा, इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस क्या होगा बेटा, जैसे हीलियम, हीलियम का देखोगे तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है ना, क्या होगा बेटा 1s2, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर जो फर्स्ट सेल वो कंप्लीट हो गया, उसको तुम बोलोगे इनर्ट गैस। इस तरह से आर्गन हो गया, नियान हो गया, नियान देखोगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो 2p6 मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट से या फिर है ना, जो सेल है वो क्लोज्ड सेल है। अगर पूरा का पूरा सेल कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो अगर क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का, उसको क्या बोल दिया गया, इनर्ट गैसेस। सेकेंड है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है बेटा, अगर आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट हो, ठीक है, जो तुम्हारा वैलेंस सेल है वो इनकम्प्लीट हो, वैलेंस सेल, अगर वैलेंस सेल कंप्लीट है तो इनर्ट गैस हो जाएगा। अगर वैलेंस सेल इनकम्प्लीट है उसको तुम बोलोगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स। तो जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, जब तुम वैलेंस सेल देखोगे तो वैलेंस सेल इनकम्प्लीट होता है और अंदर के जितने भी सेल वो कंप्लीटली फिल होंगे। जो एनएस सेल है, एनएस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, वो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स बोलोगे। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल मतलब वैलेंसी सेल भी इनकम्प्लीट हो और वैलेंसी सेल के अंदर वाला जो सेल है वो भी इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेफिनेशन, transition element those element which have partly filled d orbitals in neutral state or in any stable oxidation state are called transition element। According to this definition, zinc, cadmium, mercury second B are d block elements but not the transition element। याद रखना बेटा, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, these are also known as transition element। ऊपर देख लो यहाँ पीरियड टेबल, तो जो पीरियड टेबल है 3 to 12, ठीक है, 3 to 12 जितने भी एलिमेंट है उसको तुम क्या बोलोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। बस जिंक, कैडमियम, मरकरी को हटा दिया जाए, इस ग्रुप को हटा, जो 12th ग्रुप है इसको हटा दिया जाए, इसको एक्सक्लूड कर दो, ठीक है, उसको तुम क्या बोलोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। 3 to 12 क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट इसको बोलोगे, डी एंड नहीं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को तुम क्या बोलोगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट ये नीचे वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, जो तुम्हारा वैलेंसी सेल है, वैलेंसी सेल इनकम्प्लीट होगा। दूसरा क्या होगा, वैलेंस सेल के अंदर वाला जो सेल होगा वो भी, अंदर के 2 सेल इनकम्प्लीट होगा, एक तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल, उसके अंदर के 2 और सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, मतलब 3 सेल अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड हो तो उसको तुम बोलोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो क्या होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना बेटा, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एस एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तुम्हारा एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये तुम्हारा हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट ग्रुप। ठीक है,
यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल है वो इनकम्प्लीट होता है। अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो कंप्लीट तो नहीं होता है ना। तो अगर तुम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सोडियम का क्या होता है, 281, ठीक है। तो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है वो इनकम्प्लीट है। तो अगर आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है तो तुम क्या बोलोगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नॉर्मल एलिमेंट। तो जनरली यही याद रखो बेटा, जनरली जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। ओके, यस सर। आगे हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। क्या पढ़ना है लोगों को? हम लोगों को पढ़ना है प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ ए गिवन एलिमेंट। कोई एलिमेंट दे दिया गया और बताना है इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लॉक क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, है ना। तो कैसे मालूम चलेगा कि ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड क्या होगा? मालूम कर सकते हो? तो मालूम करने के लिए कैसे मालूम चलेगा बेटा कि ब्लॉक क्या होगा? ब्लॉक के लिए मैंने बताया, उसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वो उसका ब्लॉक होगा, है ना। तो यहाँ लिखा गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल करस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ एलिमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो उस एलिमेंट का पीरियड होगा। सेकंड यहाँ दिया गया है द ऑर्बिटल कंटेनिंग लास्ट इलेक्ट्रॉन इंडिकेट द ब्लॉक। तो ये पीरियड और ब्लॉक मालूम चल गया। ग्रुप कैसे मालूम चलेगा? अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो एस ब्लॉक में कैसे ग्रुप मालूम चलेगा बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर। जैसे तुम्हें मालूम, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल मैं किसका लूँ, यहाँ पर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ 19, ठीक है, 19 ले रहा हूँ। तो Z इक्वल टू 19। तो अब इसका पीरियोडिक पोजीशन बताना है, पूरा प्रेडिक्ट करना है किस ब्लॉक में है। 19 के लिए तुम्हें मालूम करना है, पहला तो ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक होगा, ठीक है। नंबर 2 पीरियड कौन सा होगा, पीरियड तुम्हें बताना है। नंबर 3 ग्रुप। तो 3 चीजें यहाँ पर प्रेडिक्ट करना होता है, ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप। तो यहाँ पर दिया गया है Z इक्वल टू 19। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पर Z इक्वल टू 19 का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1s2, बोलो 2s2, 2p6, P6, आगे बोलो 3s2, 3p6, 3p6, आगे क्या लिखूं यहाँ पर, 4s। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10 हो गया, 10 + 6 है ना, 16, 17, 18। तो एक और इलेक्ट्रॉन है 4s1। तो अब देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने रखा, जो 4s1, यही तो है लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बेटा? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सबसेल में गया, दिख रहा है s, है ना। तो ये s सबसेल है, इसका मतलब ब्लॉक क्या होगा, s ब्लॉक। ब्लॉक तुम्हारा एलिमेंट हो गया s ब्लॉक। कैसे मालूम चला बेटा? तुमने देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, तो जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। ब्लॉक समझ में आया बेटा? यहाँ तक सबको समझ में आया ब्लॉक? यस सर। ब्लॉक सबको समझ में आ गया? ओके। यस। अब तुम्हें बताना है पीरियड। तो पीरियड तुम्हें बताना है यहाँ पे बेटा, ठीक है। पीरियड कैसे मालूम चलेगा? तुम यहाँ पे देखोगे कि कौन सा सेल वैलेंस सेल है, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर चेक करते जाओ, ठीक है। जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट है यहाँ पे देखो, एस का कोफिशिएंट क्या है 4, पी का 3, 3, 2, 2, 1, है ना। तो जो मैक्सिमम कोफिशिएंट होता है, जो मैक्सिमम कोफिशिएंट होता है बेटा, वही उसका पीरियड होगा। तो मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 4 है ना। देखो 1, 2, 2, 3, 3, 4। तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या आया, 4 आया ना यहाँ पर। यस सर।
तो जो मैक्सिमम कोफिशिएंट आएगा वही होगा उसका पीरियड। यहाँ पर मैक्सिमम कोफिशिएंट 4 आ रहा है, तो पीरियड क्या होगा इस एलिमेंट का? 4th पीरियड होगा। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक के लिए ग्रुप बताना तुम्हें। तुमने यहाँ पे निकाल लिया, ये जो ग्रुप है और जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक है। तो कैसे मालूम चलेगा ग्रुप? तो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा आउटर मोस्ट 4th है ना। बाकी सब क्या है यहाँ देखो, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल में, यहाँ देखो सेकंड सेल में ये होगा तुम्हारा सेकंड सेल 2 वाला, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल 3 वाला क्या होगा बेटा? थर्ड सेल, और ये तुम्हारा 4th सेल, मतलब ये होगा तुम्हारा, अगर तुम बोलोगे ये तुम्हारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल और ये 4th सेल। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो 4th सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? देखो थर्ड सेल में 6 + 2 कितना हो गया? थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पहले सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। यहाँ पर कितना है? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका क्या होगा बेटा? 2 8 8 1। तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? वैलेंस सेल में तुम्हें देखना है बेटा यहाँ पर आखिरी सेल। ठीक है, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप नंबर। ठीक है, तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 1। ग्रुप नंबर यहाँ पर आ जाएगा 1। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये था एस ब्लॉक के लिए। अगर तुम्हारा एलिमेंट पी ब्लॉक का हो, so for p block elements group number is equal to the, याद रखना फॉर्मूला, group number is equal to the 10 plus number of valence electron। ठीक है, s ब्लॉक के लिए क्या था? सीधे से तुमने यहाँ कर दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ग्रुप नंबर। और p ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर डी ब्लॉक आ जाते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो क्या होगा उसका ग्रुप नंबर? डी इलेक्ट्रॉन, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, n-1 डी सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल nth सेल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? सी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, और वैलेंसी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन उसको ऐड करोगे प्लस डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन उसको ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसको अभी मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे आसान वाला देख लेते हैं। सबसे आसान है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर हमेशा क्या होगा? 3। ठीक है, 3 याद रखो। अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 3 या थर्ड भी। ठीक है, पेनल्टीमेट सेल होता है n-1 सेल, आउटर मोस्ट सेल से जस्ट अंदर वाला जो सेल होगा, जैसे ये वाला तुम्हारा हो गया वैलेंसी सेल, वैलेंसी होगा यहाँ पर। ठीक है, वैलेंसी सेल हो गया। इसके जस्ट अंदर वाला जो सेल होगा उसको तुम क्या बोलोगे? पेनल्टीमेट सेल। ये क्या हो जाएगा? पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, तो पेनल्टीमेट सेल समझ में आया बेटा सबको कि पेनल्टीमेट सेल क्या होता है? यस सर। ओके, तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। मैं एक और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। प्रेडिक्शन यहाँ पर सेम करना है। ठीक है, तुम्हें ग्रुप ब्लॉक पीरियड ये सब तुम्हें प्रेडिक्ट करना है। इसका प्रेडिक्शन करना है बेटा यहाँ पर ग्रुप ब्लॉक पीरियड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर, इस एलिमेंट जो एलिमेंट है यहाँ पर Z = 26, Z = 26 दिया गया है। ठीक है, अब बताना है ब्लॉक नंबर क्या होगा, पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका तुम्हें लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। तुम सबको भी लिखने आता है बेटा, लिखो अपने अपने कॉपी में लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर कम से कम ब्लॉक और पीरियड तो बताओ।
26 का ब्लॉक क्या होगा, 26 का पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 26 हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखो आ रहा कि नहीं। तो 6 प्लस 4 यहाँ पर 10 हो गया, 6 प्लस 2 यहाँ पर तक 20 हो गया, 20 प्लस 26। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 26। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने कहाँ डाला बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो डी सब सेल में जा रहा है कि नहीं। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये गया डी सब सेल में। तो ब्लॉक क्या होगा, डी ब्लॉक। ब्लॉक क्या होगा बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट। D ठीक है, फिर यहाँ तुम्हें बताना है पीरियड, पीरियड क्या होगा, 4। पीरियड क्या होगा बेटा इसका, बोलो 4 4 जोर से बोलो बेटा। 4। तो यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है 4 है 3 है। तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 तुम लोगे जो मैक्सिमम नंबर है। तो पीरियड यहाँ पर होगा 4th पीरियड। ठीक है, तो पीरियड यहाँ पर हो गया 4, ब्लॉक हो गया डी ब्लॉक। अब आ जाओगे तुम ग्रुप पर। ठीक है, तो ग्रुप तुम कैसे डिसाइड करोगे, ग्रुप के लिए तुमने क्या लिखा है बेटा रूल, n-1। तो ग्रुप के लिए रूल है बेटा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, n-1 डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर n-1 मतलब 3 हो गया, n का वैल्यू 4 हो जाएगा है नहीं, जो आउटर मोस्ट सेल उसी को n बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल क्या है, यहाँ पर 4th सेल है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तुम लिखोगे n-1 डी इलेक्ट्रॉन, n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो n-1 डी 6 हो गया, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो 2 है, जो आउटर मोस्ट सेल होता है वही होता है बेटा वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल हो गया 4 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का, जो 26 इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर इसका हो जाएगा 8। तो ब्लॉक हो गया डी, पीरियड 4th, ग्रुप 8। अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे 26 का। ठीक है, हम लोग के पास है पीरियड टेबल, इसमें देखेंगे 20। बोलो सर ये 6 कैसे आया, बोलो बेटा। n-1 देखो डी इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर कितने डी इलेक्ट्रॉन है, 6 दिख रहा है बेटा डी इलेक्ट्रॉन। यस सर। फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल। तो डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन उसको लिखोगे यहाँ पर, तो डी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। तो हाँ, तो 6 + 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पीरियड दिख रहा हो, यहाँ पर जो एलिमेंट है 26, देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर 8 दिख रहा है बेटा, ग्रुप नंबर 8 वेरीफाई हो गया। यहाँ पर भी ग्रुप नंबर देखो 8 आया था। ठीक है, ग्रुप नंबर 8 वेरीफाई हो गया। पीरियड देख लेते हैं, पीरियड। ठीक है, जो पीरियड देखो ये 4th पीरियड है। ठीक है, 4th पीरियड, तो पीरियड भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ठीक है, ब्लॉक तुम्हें दिख रहा होगा बेटा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ मैंने लिखा डी ब्लॉक। तो जो नीचे वाला है यहाँ पर खाई के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको डी ब्लॉक बोलते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। यस सर। ओके, तो कोई भी एलिमेंट दिया जाए कर लोगे खुद से। यस सर। चलो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट दे रहा हूँ, इसका एटॉमिक नंबर है 34। ठीक है, Z = 34, बिना पीरियडिक टेबल देखे हुए खुद से ईमानदारी से करके बताओगे। तो यहाँ पर दिया गया Z = 34, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Z = 34। चलो बताओ बेटा, जो पीरियडिक पोजीशन है बताना है यहाँ पर। तुम्हें बताना है यहाँ पर ब्लॉक, तुम्हें बताना है यहाँ पर पीरियड। ठीक है, तुम्हें बताना है यहाँ पर ग्रुप। तो ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप सब तुम्हें बताना है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो मुझे। ब्लॉक क्या है बेटा? ब्लॉक तो आ गया होगा ना? सर पी ब्लॉक है। सर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आ गया, ठीक है। आगे करो बेटा। पीरियड बताओ, यहाँ पर पीरियड कौन सा होगा? पीरियड और ग्रुप 40। फोर्थ पीरियड हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 3d10, तो अब तक होगा 30। 4 डेटा और है तो जाएगा 4s4, ठीक है। 4s, यहाँ p होगा, सॉरी p। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी सब सेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जा रहा है, तो ये क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियड यहाँ पर तुम देखोगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, तो फोर्थ पीरियड एलिमेंट होगा 4, ठीक है। ग्रुप में बताना है तो ग्रुप नंबर क्या होगा? देखो यहाँ पर रूल, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो ग्रुप क्या होगा यहाँ पर? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है? देखो 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर 6 है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 16। तो ग्रुप नंबर यहाँ पर होगा 16, ठीक है। तो ब्लॉक हो गया 4, पीरियड हो गया 4, ग्रुप हो गया 16, ब्लॉक है यहाँ पर पी। तो 34 देख लेते हैं, यहाँ पर मैच कर लेते हैं। 34 यहाँ पर है, देखो यहाँ पर दिख रहा है 16, ऊपर लिखा गया 16, तो यहाँ पर हो गया ग्रुप नंबर 16। और ये है फोर्थ पीरियड ब्लॉक, देखो तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया ये? यस तो सर। अब बाकी जो एग्जाम्पल खुद से कर लेना, है ना। तो हर एक ब्लॉक का मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट तो क्या करोगे बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए कोई कैलकुलेशन करना होगा तुम्हें। अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट है तुम्हें डायरेक्ट लिख देना है एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए तुम दे दो, बता सकते हो बेटा कि ब्लॉक कौन सा होगा? एफ ब्लॉक। पीरियड निकाल सकते हो। ग्रुप क्या होगा बेटा? ग्रुप यहाँ पर जाएगा 3, ठीक है। ग्रुप यहाँ पे क्या होगा? 3, थर्ड। वो जो एफ ब्लॉक उसका देखो पोजीशन क्या है, मैं पीरियड टेबल में दिखा दे रहा हूँ पोजीशन एफ ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। तो ये तुम्हारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। स्टार दिख रहा है यहाँ पर? स्टार सबको स्टार दिख रहा है? तो ये जो स्टार है यहाँ पर देखो है, ठीक है। मतलब यहाँ से सब एलिमेंट को उठाकर यहाँ पर एक साथ लगा दिया गया, दिखा दिया गया। डबल स्टार ये दिख रहा है, डबल स्टार, डबल स्टार यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स था पूरे पूरे एलिमेंट्स को यहाँ पर नीचे बिछा दिया गया, ठीक है। तो ये दोनों जो सीरीज दिख रहा है 14 एलिमेंट्स, देखो जो यहाँ पर लेंथिनम और एक्टिनम है, लेंथिनम और एक्टिनम ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लेंथिनम के बाद सीरियम जो है यहाँ पर देखो 58 to 71, 58 to 71 है ना, ये क्या होगा बेटा? लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। लेंथेनम के बाद जो सीरीज है उसको लेंथेनाइड बोलोगे। ये एलिमेंट यहाँ पर जाकर एटॉमिक नंबर 58 to 71, ये होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। और दूसरा जो सीरीज है वो एक्टिनम के बाद है, देखो एसी दिखा गया यहाँ पर, एक्टिनम बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, एक्टिनम ये है, ठीक है। मैं इसको अगर जूम कर दूं तो तुम लोगों को दिखाई दे। तो ये एक्टिनम दिख रहा होगा, है ना, एक्टिनम। तो एक्टिनम के बाद जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड।
तो ये सब जो एक्टिनम के बाद जो एलिमेंट ये सब है, ये सब एक्टिनाइट्स होंगे, ठीक है। 90 to 103, 90 to 103, 103। तो ये भी क्या होगा बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो 58 to 71 एफ ब्लॉक एलिमेंट, 90 to 103 एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैंथनम, इसका जो पीरियड है क्या होगा बेटा, 6 है। इसका पीरियड क्या बेटा, 7th पीरियड है। जो एक्टिनाइट सीरीज है 90 to 103, इसका पीरियड होगा 7, इसका पीरियड है 6। चलो आगे चलते हैं बेटा, बहुत सारा चीजें हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग पढ़ना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड, कहा था बेटा ये वाला या और ऊपर? स्क्रीनशॉट भी लिया सर। ओके ले लो सर इसके ऊपर। और ये वाला? यस सर। हो गया सर। हो गया। तो अब हम लोगों को 3 पॉइंट्स और देखना है। एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और लास्ट होगा डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, तो ये जो टर्म है बार बार अब आगे आएगा। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसको अच्छे से तुम लोग अभी समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आगे आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखकर इसको डिफाइन किया गया है। तो इसको डिफाइन किया गया है, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज experienced by the outermost electron is less than the theoretical value of nuclear charge Z, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पूरा कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, फील नहीं कर पाएगा। देखो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा और पिक्चर के फॉर्म में समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ढेर सारे प्रोटॉन्स, ठीक है। जितना प्रोटॉन वही बेटा हो जाएगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर जेड, है ना। जेड क्या होता है, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और उतना ही तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब इसके बाद ढेर सारे ऑर्बिट होंगे, इस तरह से ऑर्बिट्स में होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला तुम्हारा है आउटर मोस्ट सेल, और इसमें बैठा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियर चार्ज को कम फील करेगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज उतना, इसके लिए जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड वैल्यू क्या होगा, जेड वैल्यू हमेशा कम होगा, है ना। जितना जेड वैल्यू उतना इसको फील नहीं होगा। इतना तो समझ आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब समझ में आ गया कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को फील नहीं कर पाएगा। आगे देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट से आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड पॉइंट में दिया गया है, इफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम इज जेड, ठीक है, इफ the nuclear charge of an atom is Z, effective nuclear charge is Z effective, and Selting constant is sigma, then according to Slater, Slater एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, then according to Slater Z is equal to Z minus sigma। तो अब देखो बेटा, जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को नहीं फील कर पाएगा। जितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ये फील करता है उसी चार्ज को जेड इफेक्टिव बोला गया, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को, जेड को नहीं फील कर पाएगा। जितना ये फील कर पा रहा है उसी को बोला गया जेड इफेक्टिव। मान लेते हैं न्यूक्लियस में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, ठीक है।
लेकिन ये 2 प्रोटॉन ही फील कर पा रहा है, 2 प्रोटॉन का चार्ज ही ये फील कर पा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जेफ वैल्यू कितना होगा बेटा? जेफ वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए केवल 2 होगा। जितना प्रोटॉन को ये फील कर पाएगा वही उसका जेड इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो जेड इफेक्टिव है वो कम होगा। किससे कम होगा? जेड वैल्यू से। जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज में से कुछ कम हो जा रहा है, तभी जेड इफेक्टिव हो रहा है बेटा। यहाँ पर जेड क्या है बेटा? चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, ये हो गया जेफ। जो जेफ वैल्यू है वो कम होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को फील नहीं कर पा रहा है, उससे कम फील कर पा रहा है। जितना कम फील कर पाएगा उसी बोलते हैं सिग्मा या फिर शिल्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या है बेटा? यहाँ पर सिग्मा को बोला गया शिल्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो ऐसा होता क्यों है। तो ये फार्मूला समझ में आ गया ना बेटा? फार्मूला कहाँ से बनाया गया? ये जो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है ना, जेफ क्या है? जेफ इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। Z is complete nuclear charge, sigma is shielding constant। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर समझ लेते हैं चीजों को कि क्या यहाँ पर होता है एक्चुअली। तो देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को देखेगा। दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सिंगल है, मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो, है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज देखेगा कि हाँ, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या होगा बेटा कि अगर बीच में और भी सेल आ जाए, और भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इनर सेल और ये हो गया तुम्हारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अंदर के जितने भी सेल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा बेटा। जितने भी सेल है सब में इलेक्ट्रॉन्स होगा कि नहीं बेटा? बताओ, हेलो, बोलते रहो बेटा। हाँ, होंगे सर। तो अंदर जितने भी सेल दिख रहा है हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अब अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज देखना है कि कितना न्यूक्लियर चार्ज है, जेड इफेक्टिव कितना है। लेकिन इसको कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज नहीं दिखाई देगा। क्यों कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है इस इलेक्ट्रॉन को? क्योंकि बीच में ढेर सारे प्रोटॉन्स, है ना, तुम्हें ढेर सारे प्रोटॉन्स दिख रहे हैं। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा? यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को फील नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? अगर यहाँ पर एक भी बीच में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन का केस है, हाइड्रोजन में बीच में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो आउटर मोस्ट सेल पूरा का पूरा कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज को देख रहा था, है ना। लेकिन इस केस में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक बेटा, जो आउटर मोस्ट सेल है ना, इसके अंदर तुम्हें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। जो आउटर मोस्ट सेल है ये रिपेल हो रहा है भाई इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज जो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एज ए स्क्रीन, एज ए सील की तरह यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज को। दिख रहा है बेटा? जैसे तुम्हें अंदर खिड़की के अंदर देखना हो, अगर खिड़की पे पर्दा लगाओ तुम्हें अंदर चीजें नहीं दिखाई देगा, अंदर क्या हो रहा है या क्या है ना। तो ये स्क्रीन की तरह है। स्क्रीन मतलब यहाँ पर कुछ लग गया है, सील्ड लग गया है। ठीक है, इसीलिए इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग मतलब कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फील रहा? बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग होगा उतना ज्यादा शील्डिंग होगा। शील्डिंग मतलब यहाँ पर शील्ड लगा दिया, खिड़की को बंद कर दिया गया, शील्ड लगा दिया गया, है ना।
इसी को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों एक ही होता है। कहीं कहीं लिखा रहेगा स्क्रीनिंग, कहीं कहीं लिखा रहेगा शील्डिंग। ठीक है, शील्डिंग। ठीक है, तो शील्डिंग मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज को यहाँ पर कवर कर दिया गया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को फिल नहीं कर पा रहा है। जितना ज्यादा स्प्रेडिंग होगा उतना ज्यादा सिग्मा वैल्यू होगा। ठीक है, जितना ज्यादा सिग्मा वैल्यू होगा बेटा उतना कम जेफ वैल्यू होगा। देखो इस फॉर्मूले से जेफ इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अगर तुम सिग्मा को बढ़ा दोगे तो जेफ वैल्यू क्या होगा, कम होगा ना। यस सर। बोलो। हाँ, तो सबको समझ आ रहा है बेटा, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबको समझ में आ गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज को फिल कर रहा होगा वही होगा जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और जो जेफ वैल्यू होता है वो कंप्लीट चार्ज से कम होगा। कितना कम होगा, जेड माइनस सिग्मा कम होगा। सिग्मा नंबर से कम हो जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट से कम हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये बातें। Yes, sir. ओके, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो तुम लोगों ने क्लास 10th में 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी को पढ़ा था ना। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये तुम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं क्लास 10th में। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, साइज ऑफ एटम तुमने पढ़ा होगा। दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ा होगा, लेकिन भूल गया होगा, है ना, याद नहीं आ रहा होगा। तो हम लोग इन सबको देखेंगे, पढ़ेंगे दोबारा। ठीक है, Yes, sir. तो आ जाते हैं यहाँ पर। नंबर 1 है एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ना लोगों को एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो 3 टाइप का होता है। पहला है कोवेलेंट रेडियस। एटम का रेडियस तुम निकाल रहे बेटा, एटम का रेडियस है ना। 3 टाइप का है, कोवेलेंट, मेटेलिक एंड वांडर वाल्स रेडियस। आप जो वांडर वाल रेडियस, उसी को कोलिजन रेडियस भी बोला गया है। ठीक है, तो 3 टाइप का एटॉमिक रेडियस होता है, कोवेलेंट, मेटेलिक, वांडर वाल्स। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें एक सर्कल दिख रहा होगा पर्पल कलर का, पिंक कलर का, है ना। तो जो सर्कल है वो एटम है, एटम। तो ये एटम ए है ना, और ये दूसरे सेम एटम से मिलकर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, ओवरलैपिंग होता है। देखो इस तरह से ओवरलैपिंग होता है, तुमने पढ़ा होगा बेटा, है ना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ, है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। जो शेयरिंग हुआ इसको यहाँ पर इंटरसेक्शन से दिखाया गया है। जो एटम है, एटम का इंटरसेक्शन हुआ है। एक्चुअली ये स्फेरिकल है। ठीक है, तो अब तुम्हें इसका रेडियस निकालना है एटम का। तो रेडियस क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ देखो, ये न्यूक्लियस है फर्स्ट एटम का और ये न्यूक्लियस है सेकंड एटम का। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इसको लिख दिया गया DAA। तो DAA क्या है बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहाँ लिखा गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको DAA से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस RC क्या होगा, तो जो तुम्हारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा उसी को तुम बोलोगे कोवेलेंट रेडियाई या फिर कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस RA इज इक्वल टू DAA डिवाइड बाई 2, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, समझ में आ गया बेटा कोवेलेंट रेडियस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं मेटेलिक रेडियस पर। नेक्स्ट है मेटेलिक रेडियस। ठीक है, ये देखो,
ये है मेटेलिक रेडियस का डायग्राम। तो जो यहाँ पर दो सर्कल दिख रहा है ग्रीन कलर का, है ना, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, मेटल है। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। जब मेटल बॉन्ड बनाते हैं तो मेटल क्या करता है बेटा, मेटल एक दूसरे को टच करते हैं, वहां पर ओवरलैपिंग नहीं होता। मेटल बहुत हार्ड होता है बेटा। अगर हार्ड मेटल है तो वहां पर इंटरसेक्शन नहीं होगा, केवल एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस को तुम क्या बोलोगे, इंटर अटॉमिक डिस्टेंस। तो ये हो गया इंटर अटॉमिक डिस्टेंस, ये हो जाएगा DAA, है ना। तो DA क्या है यहाँ पर, या फिर मैं यहाँ पर केवल D लिख दे रहा हूँ। D है इंटर अटॉमिक डिस्टेंस। तो मेटेलिक रेडियाई क्या होगा, RM। सो RM दैट इज मेटेलिक रेडियाई इज इक्वल टू D डिवाइड बाई 2। ठीक है, मेटेलिक रेडियाई RM इज इक्वल टू इंटर अटॉमिक डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। अगर तुम बात करोगे कोवेलेंट का, तो कोवेलेंट देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ था। ठीक है, तो RA यहाँ पर जो आएगा है ना, वो कम होगा RM से। अगर तुम मेटेलिक रेडियस देखोगे यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो यहाँ तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगा, मेटेलिक रेडियस ऑफ सेम एलिमेंट विल बी ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। एक ही एलिमेंट का तुमने यहाँ पर मेटेलिक रेडियस निकाला और उसी एलिमेंट का तुमने कोवेलेंट रेडियस निकाला। तो कोवेलेंट में क्या होगा बेटा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, इंटरसेक्शन होगा, तो रेडियस थोड़ा सा कम आएगा। अगर तुम मेटेलिक रेडियाई निकालोगे, मेटेलिक रेडियाई में कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, तो मेटेलिक रेडियाई थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो RM इज ग्रेटर देन RC, इसका मतलब मेटेलिक रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? इसका Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लो। फिर आगे बढ़ रहे हैं वॉन डेर वाल रेडियाई पर। तो वॉन डेर वाल रेडियाई, देखो बेटा यहाँ पर, तो ये वॉन डेर वाल है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो कभी बॉन्ड ही नहीं बनते। जैसे हीलियम हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, सब क्या है बेटा, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस तो बॉन्ड नहीं बनाता, है ना। तो यहाँ पर इसका रेडियस कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो तुम्हारा, जिसका तुम्हें रेडियस निकालना हो, उसको तुम क्या करोगे, पास पास ले आओगे, उस सब एटम को पास पास लाओगे। जैसे हीलियम को तुम्हें निकालना है रेडियस, ठीक है, तो हीलियम को तुम क्या करोगे, पास पास ले आओगे, इसको फ्रीज करोगे, ठंडा करोगे। ठंडा करने पे हीलियम क्या होगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है बेटा, एटम पास पास आता है, मालूम है ना। अगर एटम को पास पास लाना हो तो किस स्टेट में होना चाहिए, गैसीय स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो इसको जितना पास ला सकते उतना पास पास लाओ। तो पास पास आ गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको तुम निकालोगे। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों एटम के, देखो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, दिख रहा है बेटा, नो बॉन्ड, बॉन्ड नहीं है ना बीच में, है ना। Yes, sir. लेकिन जो एटम वो पास पास आ गए हैं, क्योंकि बॉन्ड तो बनेगा नहीं, इनर्ट गैसेस है, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसको पास पास लाए तुम लोग, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको तुमने क्या लिख दिया, D लिख दिया। तो वॉन डेर वाल रेडियस RB इक्वल टू क्या होगा, D डिवाइड बाई 2। अब जितना तुम पास पास ला सकते तुमने पास पास ला दिया। ठीक है, तो वॉन डेर वाल रेडियस RB इक्वल टू D डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ स्पेस भी काउंट हो गया है रेडियस काउंट करने में, है ना। यहाँ पर जो स्पेस यहाँ से आता है, जो स्पेस है, स्पेस भी रेडियस में आ गया है। इसका मतलब जो वॉन डेर वाल रेडियस है सबसे बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो RB इज ऑलवेज ग्रेटर देन RM एंड RM इज ऑलवेज ग्रेटर देन RC। ये रिलेशन तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो वॉन डेर वाल रेडियस को। तो अगर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है दो मॉलिक्यूल या दो एटम के बीच में, तो वहां पर वॉन डेर वाल रेडियस निकाला जाता है। तो इनर्ट गैस का जो रेडियस होगा, इनर्ट गैसेस का, वो कौन सा रेडियस होता है बेटा, इनर्ट गैस का वॉन डेर वाल रेडियस होता है। नोट कर लो।
नोट कर लिया? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ना है आयनिक रेडियस। इसके ऊपर क्या था, ये जो तूने पढ़ा था बेटा यहाँ से यहाँ तक, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट वैन डर वाल रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस था, एटम का रेडियस। एटम मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है, मालूम है ना? ये सब न्यूट्रल एटम का रेडियस था। अब तुमने क्या किया यहाँ पर, आयंस, एटम का तुमने आयन बना दिया, ठीक है? एटम का तुमने यहाँ पर आयन बना दिया, तो उसको तुम क्या बोलोगे? आयनिक रेडियाई, ठीक है? तो जो आयनिक रेडियाई है यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट में इंक्लूड किया गया है। ए पॉइंट देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, रेडियस ऑफ कटायन, ठीक है? रेडियस ऑफ कटायन में क्या लिखा गया बेटा? रेडियस ऑफ कटायन इज इनवेरिएबली स्मॉलर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। अगर किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट तुमने सोडियम से, मान लो तुमने सोडियम ले लिया, ठीक है? सोडियम का तुमने आयन बना दिया तो क्या होगा? ये कटायन होगा, है ना? सोडियम का आयन तो कटायन होगा, Na+ होगा। तो जो कटायन है, कटायन का रेडियस हमेशा न्यूट्रल से छोटा होगा, नो एक्सेप्शन, ठीक है? इनवेरिएबली स्मॉलर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। तो हमेशा कटायन का रेडियस न्यूट्रल से छोटा होगा, ये रूल नंबर ए में लिखा गया है, ठीक है? आ जाओ एनायन पर, एनायन की बात कर लेते हैं। जैसे क्लोरीन ले लिया बेटा, क्लोरीन का एनायन बना लिया Cl-। तो क्लोरीन तो यहाँ पर नॉन मेटल है, ये Cl- बनाएगा क्लोराइड आयन। तो रेडियस ऑफ एन एनायन इज इनवेरिएबली बिगर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम, ठीक है? तो जो अनायन है, अनायन का रेडियस बड़ा होगा न्यूट्रल से, कटायन का रेडियस छोटा होगा। याद रखना बेटा, कटायन छोटा, अनायन बड़ा, ठीक है? समझ में आ गया? सर आयनिक होता रेडियस समझ क्यों में आ है गया लेकिन? बेटा? सर होता क्यों है? अच्छा, होता क्यों ये भी देख लो, क्यों होता है बेटा। अगर तुम सोडियम की बात करोगे, जो सोडियम है ना, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट 281 ये होता है, 281 है। अगर Na+ करोगे तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, है ना? जो Yes, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 28 होगा, यहाँ पर 28 होगा ना? यस सर। इसका मतलब जो आउटर सेल है, आउटर मोस्ट सेल यहाँ पर गायब हो गया, एक सेल ही डिक्रीज हो गया, एक सेल कम हो गया यहाँ पर, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रेडियस है वो डिक्रीज हो गया, है ना? जो Yes, रेडियस sir. है वो कम हो जाता है इस तरह से। अगर तुम अनायन की बात करोगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन से क्लोराइड बना रहे हो, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2887, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा बेटा? 288, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, ये बनेगा, यहाँ पर 8 ज्यादा हो गया, यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पर 8 हो जाएगा, 288, है ना? तो अब तुम यहाँ पर देखो क्लोरीन के केस में यहाँ पर कोई सेल इंक्रीज नहीं हुआ है ना? देख रहे हैं बेटा? यस सर। क्लोरीन के केस में कोई सेल वेल तो इंक्रीज हुआ नहीं है, लेकिन तुमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला है। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालोगे तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होगा बेटा। यहाँ पर ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर भगाएगा कि नहीं? अपने पास से दूर भगाएगा। इलेक्ट्रॉनिक समझ रहे बेटा? जो सिमिलर चार्ज होता है वो दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो अगर रिपल्सन होगा तो जो सेल है क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। दोनों सेल के बीच में रिपल्सन बढ़ गया है ना, तो जो सेल दूर चला जाएगा, मतलब जो साइज है वो बढ़ जाएगा आयन का। अगर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से साइज बढ़ जाएगा। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर आ गया। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज यहाँ दिया गया है। तो ये तुम्हारा हो गया है ना, यहाँ पर तुमने लिखा है ये तुम्हारा हो गया है ना। यहाँ पर
आयनिक रेडियस हो गया, इसके ऊपर तुमने लिखा था एटॉमिक रेडियस, है ना, ये एटॉमिक रेडियस था और ये था आयनिक रेडियस। अब यहाँ पर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, है ना, वर्ड से समझो, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है उसका मतलब समझो। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ए सीरीज ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन विच each species contains same number of electron but different nuclear charge are called isoelectronic species। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। N3 माइनस, इन सब में देखोगे N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, नियॉन, Na प्लस, Mg2 प्लस, सब में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 है। लेकिन तुम प्रोटॉन की बात करोगे, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, 10, 11, 12 होगा, ठीक है। तो ये सब हो गया तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस इज फॉर आइसोटोनिक सिस्टम, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना कम रेडियस होगा। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा किसका, किसमें बेटा, यहाँ पर Mg2 प्लस में है ना, प्रोटॉन्स देखो काउंट करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा किसमें है, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का साइज सबसे कम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम किसमें है, नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो उसका मतलब रेडियस ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो रेडियस is inversely proportional to the number of proton or nuclear charge। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। अब ये भी जान लो बेटा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये देखो जितने भी तुमने बनाया है एटम, यहाँ पर सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बस जो चार्ज है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का चार्ज देखो अलग अलग है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, फोर्स होगा कि नहीं। तुमने अट्रैक्टिव फोर्स पढ़ा है, फोर्स F इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, है कि नहीं बेटा, ये पढ़ा है ना बोर्स फॉर्मूला में, मैंने बताया थोड़ा सा। ये कूलम्बिक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा बेटा, अट्रैक्शन से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने पास खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने पास खींच लेगा। तो साइज क्या होगा, बोलो, छोटा हो जाएगा, बोलो बेटा, छोटा हो जाएगा। साइज कम हो जाएगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन खींच ले तो साइज कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना छोटा रेडियस। तो ओवरऑल तुम ये सब छोड़कर ये बता सकते हो, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। या फिर तुम यहाँ पर जेड लिख सकते हो, यहाँ पर जेड लिख सकते हो, जेड, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना कम रेडियस होगा। तो यही यहाँ पर समरी के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कुछ और भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पर दिया गया, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है ना, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बस ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, सेम एग्जाम्पल, तो नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखोगे पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सब। और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो होगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करूंगा, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा। तो तुम लोगों के स्कूल में क्या क्या कंप्लीट हो चुका है बेटा?
स्कूल में क्या क्या हो चुका है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो चुका है बेटा स्कूल में? नो सर, बस फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हुआ है स्कूल में, तो सेकंड अभी चल रहा है। सेकंड चैप्टर चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके। और बेटा ईशान, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है? सर हमारे हाफ ईयरली हो गए।